नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हमने इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जब कोई एलिमेंट या फिर जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में डिसइंटीग्रेट होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका अमाउंट कितना है। हमने सिर्फ एक स्टेप रिएक्शन के बारे में पढ़ा। हमने कुछ ऐसा अज्यूम किया था कि अगर हमारे पास कोई एक सब्सटेंस P है या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस P है जो किस में डिसइंटीग्रेट हो रहा है, Q में डिसइंटीग्रेट हो रहा है, और जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट वो कितना है? लैम्डा है। और मैंने ऐसा अज्यूम किया था कि अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितने हैं? n0 है। और टाइम t इज इक्वल टू t पर मैंने अज्यूम कर लिया था कि जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने हैं? n है। तो एट एनी टाइम t नंबर ऑफ एटम इन p कैन बी रिटन एज n इक्वल टू n नॉट e टू दी पावर माइनस का लैम्डा t। इस तरीके से हमने क्या किया था? डिनोट किया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ एटम इन p कैन बी रिटन एज dn डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा इंटू n। ऐसा हमने क्या किया था? पढ़ा था। जहाँ लैम्डा क्या है? वो हमारा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। किस प्रोसेस के लिए? जब हमारा P किस में डिसइंटीग्रेट हो रहा है? Q में डिसइंटीग्रेट हो रहा है। और N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ एटम एट एनी टाइम T है। N नॉट क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ एटम एट टाइम T इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? इनिशियल पॉइंट पर जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने हैं? n नॉट है। ये तो हमने कब पढ़ा? जब हमारी जो प्रोसेस है वो सिर्फ कितने स्टेप की है? एक स्टेप की है। कहने का मतलब ये है कि ये कैसा न्यूक्लियाई है? एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। वो किस में चेंज हुआ? इस क्यू में चेंज हुआ। और हमने ऐसा अज्यूम किया कि ये क्यू जो हमको नया एलिमेंट मिला या फिर जो नया न्यूक्लियाई मिला, ये कैसा है? स्टेबल न्यूक्लियाई है, और ये फर्दर इसमें डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं कि जब हमारा जो पी क्यू में डिसइंटीग्रेट हुआ, तो P तो क्या है? अनस्टेबल है, लेकिन यहाँ पर Q हमने क्या अज्यूम कर रखा है? स्टेबल अज्यूम कर रखा है। लेकिन कुछ रिएक्शन में ऐसा होता है कि जो हमारा नया एलिमेंट मिलता है या फिर जो नया हमको न्यूक्लियाई Q मिलता है, वो भी क्या होता है? अनस्टेबल होता है, और वो फर्दर क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और इस टाइप के डिसइंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। तो सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है? पहले हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, वो किसी दूसरे न्यूक्लियाई में चेंज होता है। जो नया न्यूक्लियाई मिलता है वो भी क्या होता है? अनस्टेबल होता है। वो फर्दर दूसरे न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है? किसी अलग न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है या फिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। फर्दर अगर ये न्यूक्लियाई फिर भी अनस्टेबल निकला, जो नया न्यूक्लियाई मिला, वो फर्दर क्या हो जाएगा? चौथे में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी क्या हो रही है? रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही है, प्रोसेस मल्टीपल स्टेप में हो रही है। तो इसे हम क्या बोल देंगे? सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन बोल देंगे। ओके, नाउ अब इसी के लिए देखते हैं कि जो डेरिवेशन है वो किस तरीके से आएगा। नाउ इससे पहले वाले केस में क्या था? हमारे पास एक P, हमारे पास कोई क्या था? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था जो किस में डिसइंटीग्रेट हुआ? Q में डिसइंटीग्रेट हुआ। किस में डिसइंटीग्रेट हुआ? Q में। लेकिन मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं जो ये Q है, ये फिर से क्या है? एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, और ये किस में डिसइंटीग्रेट हो गया है? R में डिसइंटीग्रेट हो गया है। ठीक। और यहाँ पर जाकर फिर रिएक्शन रुक गई। यानी कितनी स्टेप की रिएक्शन होगी? यहाँ पर अभी 2 स्टेप की रिएक्शन होगी। अगर ये R फिर से अनस्टेबल निकला तो फिर से यहाँ पर क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन होगा। और कहाँ तक मैंने अज्यूम कर लिया? x तक। यानी x क्या है? कोई भी नंबर हो सकता है, वहाँ तक क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट हो रहा है। फिलहाल मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा डिसइंटीग्रेशन केवल कहाँ तक हो रहा है? R तक हो रहा है। यानी P किस में चेंज हुआ? Q में। और Q किस में चेंज हुआ? R में। ठीक है। और हमने पढ़ा है जो ये न्यूक्लियाई है इसे हम क्या बोलते हैं? पेरेंट न्यूक्लियाई। इसे हम क्या बोलते हैं? डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ग्रैंड डॉटर। मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को सन क्यों नहीं कहा, डॉटर क्यों बोला। चलो जो भी है, हम फिर से वही बात में आते हैं कि ये क्या है? पेरेंट है, ये क्या है? डॉटर है, और ये क्या है? ग्रैंड डॉटर है। ओके, सन ग्रैंड सन। चलो डॉटर ले लेते हैं, डॉटर ग्रैंड डॉटर। ओके, क्यू क्या है? डॉटर है, और आर क्या है? ग्रैंड डॉटर है, और पी क्या है? पेरेंट न्यूक्लियाई है या पेरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ओके, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि जब हमारा जो पी क्यू में डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो इस टाइम पर जो डीके कांस्टेंट वो कितना है? लैम्डा 1 है। और जब क्यू आर में डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो इस टाइम पर जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो कितना है? लैम्डा 2 है, या फिर जो डीके कांस्टेंट है वो कितना है? लैम्डा 2
2 है। सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल स्टेज की। इनिशियल स्टेज का मतलब हुआ जब t इजिकल टू कितना है हमारे पास 0 सेकेंड है। जब टाइम t इजिकल टू 0 सेकेंड है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ एटम इन P, नंबर ऑफ एटम इन P कितना आ जाएगा हमारे पास, मैंने अज्यूम कर लिया कितना है हमारे पास n नॉट है, या इसको हम n नॉट 1 भी बोल सकते हैं, सिंपली क्या बोल दिया n नॉट बोल दिया। n नॉट क्या है, नंबर ऑफ एटम इन P है। अब नंबर ऑफ एटम इन P एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, यानी ये डिसइंटीग्रेट हुआ ही नहीं होगा। तो उस टाइम पर जो Q पर नंबर ऑफ एटम और R पर नंबर ऑफ एटम होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि ये कौन सी स्टेज है, इनिशियल स्टेज है। तो उस टाइम पर Q और R हमारे पास होंगे ही नहीं, हमारे पास सिर्फ क्या होगा P होगा, यानी P में जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो मैक्सिमम होंगे और वो कितने होंगे n नॉट होंगे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ नंबर ऑफ एटम इन Q कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम इन Q 0 है तो नंबर ऑफ एटम इन R भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नाउ अब टाइम जो हुआ वो t से 0 से क्या हुआ आगे को बढ़ा, यानी प्रोसेस प्रारंभ हुई। तो तब क्या हुआ, मैंने एज्यूम किया जब टाइम t इज इक्वल टू कितना हो गया t सेकेंड हो गया, यानी टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड में कुछ t सेकेंड हो सकता है, कोई भी टाइम हम ले सकते हैं। तो किसी जनरल केस क्या मान लिया हमने, t इज इक्वल टू t सेकेंड, मैंने एज्यूम कर लिया नंबर ऑफ एटम इन P इज इक्वल टू, मैंने कितना एज्यूम कर लिया n1 एज्यूम कर लिया, ठीक है। n नॉट से क्या हो गए होंगे, कुछ कम हो गए होंगे, क्यों, क्योंकि कुछ एटम कहाँ डिसइंटीग्रेट हो गए होंगे, Q में डिसइंटीग्रेट हो गए होंगे। क्या हो गए होंगे, कुछ एटम कहाँ डिसइंटीग्रेट हो गए होंगे, Q में, यानी कुछ P के जो कुछ एटम क्या बन गए होंगे, Q के कुछ एटम बन गए होंगे, और जो ये n1 होगा वह n नॉट से क्या होगा छोटा होगा। ओके, तो और अब नंबर ऑफ एटम, सिमिलरली यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ एटम इन Q, नंबर ऑफ एटम इन Q, नंबर ऑफ एटम इन Q का मतलब क्या हुआ, वो एटम जो कहाँ से डिसइंटीग्रेट हुए, जो P से डिसइंटीग्रेट होकर क्या बन गए, जो नए एटम बने, मैंने एज्यूम कर लिया वो नए एटम क्या है हमारे पास N2 है। कितने हैं वो नए एटम, N2 है। ओके, हमने ये थोड़ा यहाँ पर क्या कर लिया, अजम्पशन कर लिया। नाउ अब देखो क्या हो रहा है हमारा, P किस में डिके हो रहा है, Q में डिके हो रहा है। तो मैं यहाँ से रेट ऑफ डिकेइंग ऑफ P निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से रेट ऑफ डिकेइंग ऑफ P निकालूँ तो यहाँ से क्या निकालूंगा मैं, dN1 डिवाइडेड बाई dt निकाल दूंगा। dN1 डिवाइडेड बाई dt क्या हुआ कि इस Q के जो एटम है, सॉरी इस P के जो एटम है वो किस रेट से क्या हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं। तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, λ1, ये λ1 क्या है, ये डीके होने का कांस्टेंट, यानी डीके कांस्टेंट है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ एटम एट एनी टाइम t। कितना अज्यूम कर लिया मैंने, n1 एट एनी टाइम t। अभी हमने इसको इससे पहले वाले केस में इतनी स्टेप के लिए इतना पढ़ा था, ठीक। तो dN1 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का लैम्डा n1 इंटू n, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं इक्वेशन 1 बोल दूं। और मैं इस n1 को क्या लिख सकता हूं, सिंस दिस n1 क्या है, नंबर ऑफ एटम इन P एट एनी टाइम t, दिस n1 कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एटम एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इंटू ए टू द पावर माइनस का लैम्डा 1 इंटू t लिख सकता हूँ। ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, आंसर हाँ लिख सकता हूँ। नाउ अब हमको क्या निकालना है कि जो रेट ऑफ डिके ऑफ या फिर रेट ऑफ डिके ऑफ Q एटम, क्या निकालना है हमको, रेट ऑफ डिके ऑफ Q एटम। लेकिन यहाँ पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, Q में एटम फॉर्म भी हो रहे हैं और डिके भी हो रहे हैं। फॉर्म क्यों हो रहे हैं, क्योंकि P किस में चेंज हो जा रहा है, Q में चेंज हो जा रहा है। ये इससे क्या हो जा रहा है, Q के एटम का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर डिके भी हो रहा है, क्योंकि फर्दर जो हमारे पास Q है वो किस में डिके हो जा रहा है, R में डिके हो जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है, यानी इस पर एटम बन भी रहे हैं और इससे एटम जा भी रहे हैं, यानी एटम इसके चेंज, Q के एटम किसी R एटम में चेंज हो रहे हैं और P के एटम Q एटम में भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ एटम का फॉर्मेशन भी हो रहा है और एटम का डिके भी हो रहा है। अब इसके लिए हम यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एटम इन Q कैसे लिखेंगे, तो अगर यहाँ से मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एट Q एटम, ये क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ Q एटम, यानी dN2 डिवाइडेड बाई dt एट एनी टाइम। यहाँ पर कितने एटम एज्यूम कर रखे हैं मैंने, N2 एज्यूम कर रखे हैं। तो इसका रेट ऑफ डिके ऑफ N2 एटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ एटम इन
क्यू, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। देखो एक तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि पी किस में चेंज हो रहे हैं, क्यू में चेंज हो रहे हैं। तो पी के क्यू में चेंज होने का रेट क्या है हमारे पास, लैम्डा n1 n2 है, ये है। ये एन का सॉरी क्यू का पी का क्यू में चेंज होने का रेट कितना है, इतना है। और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं एटम, किस में, इस क्यू में। लेकिन इस रेट के कारण सॉरी इस पी में क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। किसके कारण, इस रेट के कारण। लेकिन क्यू में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। कितने इंक्रीज हो जाएंगे, लैम्डा 1 इंटू n1। नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, ये नेगेटिव साइन दिखाना चाह रहा है कि जो P के एटम है वो क्या हो रहे हैं, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो यही रेट क्या होगा, यहाँ पर एटम का फॉर्मेशन के बराबर होगा इस Q2 के लिए। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब एटम डीके भी हो रहे हैं, क्योंकि एटम डीके भी हो रहे हैं किस पर, आर में डीके हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और किस रेट से डीके हो रहे हैं, लैम्डा 2 इंटू नंबर ऑफ एटम एट एनी टाइम टी। तो कितना आ जाएगा ये, माइनस का लैम्डा 2 इंटू n2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का लैम्डा 2 इंटू n2 से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। ओके, इस स्टेप को एक बार और समझते हैं। हमने क्या निकालना चाहा, कि हमने ये निकालना चाहा कि जो Q एटम है, जो Q हमारे पास एटम है, उसमें जो एटम है वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, या फिर Q के एटम किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। Q के एटम दो तरीके से चेंज हो रहे हैं। एक तो उसमें एटम का फॉर्मेशन भी हो रहा है, और एक एटम उसमें डीके भी हो रहे हैं। फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि P किस में चेंज हो रहा है, Q में चेंज हो रहा है। और डीके क्यों हो रहा है, क्योंकि जो Q है वो किस में चेंज हो जा रहा है, R में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही एक P Q में चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, फॉर्म होंगे, यानी इसमें जो नंबर ऑफ एटम होंगे, इसके डीके की वजह से यहाँ नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, इंक्रीज होंगे Q में। तो नंबर ऑफ एटम का इंक्रीज होने का रेट कितना होगा, लैम्डा 1 इंटू n1 होगा। लेकिन जब ये Q R में डीके हो रहा है, इससे जो रेट है वो क्या होगा, जो रेट होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और कितने कम हो जाएंगे, किस रेट से कम होंगे, माइनस लैम्डा 2 इंटू n2। लैम्डा 2 क्या है, इस Q से R में जाने के लिए जो डीके कांस्टेंट है या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। यहाँ तक समझ में आया, ओके। नाउ ये तो क्या होगा, दिस वन। नाउ अब मैं यहाँ से n1 की वैल्यू ये पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर आंसर है हाँ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास dn2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, लैम्डा 1 इंटू n2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी n1 की वैल्यू कितनी है, दिस वन कितने है ये, n0 e टू दी पावर कितना आया, माइनस का लैम्डा 1 इंटू टी माइनस का लैम्डा 2 इंटू कितना आ गया, n2 आ गया। से इट इज़ ओके। अब एक काम करो, इसे यहाँ से उठा कहाँ ले आओ, इधर ले आते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखो ये dn2 डिवाइडेड बाई dt, ये माइनस 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 इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना आ गया ये, n2 लैम्डा 2 इंटू n2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये लैम्डा 1 इंटू n0 ई टू दी पावर माइनस का लैम्डा 1 इंटू टी। नाउ अब यहाँ पर क्या करता है, मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ई टू दी पावर लैम्डा 2 इंटू डी टी। अगर इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ई टू दी पावर लैम्डा 2 इंटू टी इंटू कितना आ गया, dn2 डिवाइडेड बाई डी टी प्लस का कितना आ गया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 इंटू n2 इंटू ई टू दी पावर कितना आ गया हमारे पास, लैम्डा 2 इंटू टी। फिर राइट हैंड साइड में क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ये n1 इंटू n0 ई टू दी पावर कितना आ गया, माइनस का लैम्डा 1 इंटू टी इंटू कितना आ गया, ई टू दी पावर लैम्डा 2 इंटू टी आ गया। ओके, नाउ अब इसको इधर लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ये आ जाएगा ई टू दी पावर लैम्डा 2 इंटू डी टी इंटू dn2 डिवाइडेड बाई डी टी एंड प्लस का कितना आ गया हमारे पास, ये लैम्डा 2 इंटू n2, ये आ गया हमारे पास ई टू दी पावर लैम्डा 2 इंटू
डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया देखो, लैम्डा वन एन नॉट तो ऐसे ही रहा, लैम्डा वन इंटू एन नॉट ई टू दी पावर, देखो ये क्या है, ई की पावर माइनस का लैम्डा वन इंटू टी इंटू ई टू दी पावर लैम्डा टू इंटू टी। तो अगर बेस समान है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती हैं। तो ई की पावर लैम्डा टू इंटू टी माइनस का लैम्डा वन इंटू टी। ओके, इतना आ गया। नाउ अब देखो, अगर मैं इस टर्म को ध्यान से देखूं, ये वाला टर्म जो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म है, ये टर्म इक्वल है किसके, डिफरेंशिएशन ऑफ n2 इंटू ई टू दी पावर लैम्डा टू इंटू टी। इसका क्या है, ये इक्विवेलेंस। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूं तो पहले इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन, इसका सेकंड फंक्शन ऐसे ही रहा, n2 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, इतना आ गया, फिर प्लस n2 ऐसे ही रहा, फिर e की पावर लैम्डा टू इंटू टी का किया तो e की पावर लैम्डा टू इंटू टी, फिर इसका किया तो कितना आ गया, लैम्डा टू आ गया। तो ये टर्म इस टर्म के क्या है, बराबर है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। एंड इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास लैम्डा वन इंटू एन नॉट ई टू दी पावर, दोनों से टी कॉमन है ये, तो कितना आ गया, लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू कितना आ गया, ये टी आ गया। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर मैं ओके एक काम करो, सबसे पहले इस डी टी को यहाँ से कहाँ भेज दो, इधर भेज दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये डी ऑफ एन टू ई टू दी पावर लैम्डा टू इंटू डी टी इज इक्वल टू लैम्डा वन इंटू एन नॉट ई टू दी पावर लैम्डा टू माइनस का लैम्डा वन इंटू डी इंटू डी टी आ गया। नाउ अब बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एन टू ई टू दी पावर लैम्डा टू इंटू डी टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा वन इंटू एन नॉट ई टू दी पावर लैम्डा टू माइनस का लैम्डा वन इंटू टी इंटू डी टी आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है, एक्स होता है, तो उसी प्रकार यहाँ एक्स की जो कितना है, ये पूरा टर्म है, ये पूरी क्वांटिटी है, तो इसकी जो कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करके हमारे पास यहाँ एक्स आ रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, एन टू ई टू दी पावर लैम्डा टू इंटू टी आ जाएगा, एंड इक्वल दोनों ओर से लैम्डा वन एंड एन टू एन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, अंदर कितना बच जाएगा, लैम्डा टू माइनस का लैम्डा वन इंटू टी इंटू कितना आ गया, डी टी आ गया। ओके, नाउ इसको हम अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसे रहेगा, एन टू ई टू दी पावर लैम्डा टू इंटू टी एन वन एन सॉरी लैम्डा वन एन नॉट, इसका क्या तो कितना हो जाएगा हमारे पास है, ई टू दी पावर लैम्डा टू माइनस का लैम्डा वन इंटू टी, एंड डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा टू माइनस का लैम्डा वन आ जाएगा, एंड सम प्लस सी क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। से इट इज सम इक्वेशन नंबर, कोई इक्वेशन लेट किया हमने, दो हो गया था यहाँ पर, तो ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 3 आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालनी है। तो कौन सी कंडीशन लगा देंगे हम यहाँ पर, इनिशियल कंडीशन लगा देंगे। तो इनिशियल कंडीशन यानी व्हेन टी इज इक्वल टू 0 है, देन जो n2 है वो कितना है, 0 है। व्हेन टी इज इक्वल टू 0 है, व्हेन टी इज इक्वल टू 0 है, तो नंबर ऑफ एटम इन क्यू कितने हैं, 0 है, इसका मतलब n2 कितना है, 0 है। जब व्हेन टी इज इक्वल टू 0, n2 इक्वल टू कितना है, 0 है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो हमें क्या मिलेगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का ये टर्म तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये टर्म, ये लैम्डा वन इंटू एन नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा टू माइनस का लैम्डा वन, और ये टी की जगह 0 रखा तो ये ई की पावर 0 हो जाएगा, और ई की पावर 0 कितना 1 आ जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मेरे पास इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस का लैम्डा वन इंटू एन नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा टू माइनस का लैम्डा वन आ गया। ओके, ना अब यहाँ से सी की वैल्यू उठाकर कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा, देखो एन, ओके कितना आ गया, एन टू ई टू दी पावर लैम्डा टू इंटू टी आ गया, एंड इक्वल टू ये कितना आया, एन वन इंटू दिस वन, सॉरी एन लैम्डा वन इंटू एन नॉट ई टू दी पावर कितना है, लैम्डा टू माइनस का लैम्डा वन इंटू टी
डिवाइडेड बाई कितना आ गया लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 1 प्लस का सी, और ये माइनस है तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा 1 इंटू एन नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 1 हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। ओके, देखो ये क्या है, लैम्डा 1 एन नॉट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 1 एन नॉट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, दोनों ओर से क्या है, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो हम इसको बाहर ले लेंगे। तो ये कितना आ गया हमारे पास, n2 e टू दी पावर लैम्डा 2 इंटू टी इज इक्वल टू लैम्डा 1 एन नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 1। ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो अंदर कितना बचा मेरे पास, ये बच जाएगा माइनस का, ओके, ये कितना आ गया, e टू दी पावर लैम्डा 2 इंटू टी इंटू ई टू दी पावर माइनस का लैम्डा 1 इंटू टी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आंसर है हाँ लिख सकता हूँ। और ये माइनस का एक टर्म पूरा टर्म बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचा, -1 बच गया। ओके, ये इसका समझ में आया, क्योंकि ये क्या है, ई टू दी पावर लैम्डा 1 इंटू टी माइनस का लैम्डा 1 इंटू टी, तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, फिर वो सॉल्व करूँगा तो फिर यही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ नया नहीं किया है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चलो इधर लिख दें इसको। ओके, इधर लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसे ही रहा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, n2 ई टू दी पावर लैम्डा 2 इंटू टी है, इज इक्वल टू, इधर भी ये वाला टर्म ऐसे ही रहा, कितना है, लैम्डा 1 इंटू एन नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 1 है। अब इससे मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ, कितना, ई की पावर लैम्डा 2 इंटू ई की पावर लैम्डा 2 इंटू, क्योंकि ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो तभी मैंने क्या ले लिया, इसको कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया, ई टू दी पावर माइनस का लैम्डा 1 इंटू टी माइनस ई दी पावर माइनस का लैम्डा 2 इंटू टी, क्योंकि ये कहाँ आएगा, इसके डिवाइड में आएगा कॉमन लेने के बाद, तो ऊपर आए क्या हो जाएगा, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो इससे ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास n2 इज इक्वल टू कितना बच गया, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई एन नॉट इंटू लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 1 इंटू अंदर कितना बच गया हमारे पास, ई टू दी पावर माइनस का लैम्डा 1 इंटू टी माइनस का ई टू दी पावर लैम्डा 2 इंटू टी बच गया। ये क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ एटम एट एनी टाइम इन क्यू, यानी क्यू में किसी टाइम टी पर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। हमने क्या कहा था, हमने कहा था हमारे पास ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पी है, जो किस में डिके हो रहा है, क्यू में डिके हो रहा है, और क्यू फर्दर किस में डिके हो रहा है, आर में डिके हो रहा है। तो क्यू के पास क्या परेशानी थी, क्यू में ये परेशानी थी कि इसमें नंबर इंक्रीज भी हो रहे थे, नंबर ऑफ एटम इंक्रीज भी हो रहे थे, और नंबर ऑफ एटम डिक्रीज भी हो रहे थे। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे वो हमारे पास निकालना था, तो वो कितना आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ एटम n2 आ गया, और वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ओके, इसको हम और अच्छी तरह से लिखें तो यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं दूसरे शब्दों में क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, n2 माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ई टू दी पावर कितना आ गया, माइनस का लैम्डा 2 इंटू टी माइनस ई टू दी पावर माइनस का लैम्डा 1 इंटू टी। ओके, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये, क्योंकि ये भी काम चल जाता, लेकिन ये कर दिया क्योंकि आगे हम सीधे सीधे इसको पुट कर देंगे। तो ये क्या था हमारे पास, जब हमारे पास सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन हो। अभी हमने सिर्फ कितने स्टेप का पढ़ा, 2 स्टेप का, फिर भी हमने जब वो आर में पहुंचा, हमने फिर क्या कहा, जो आर है वो क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। हमने क्या किया, क्यू में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे एट एनी टाइम, वो क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो ये क्या था, हमारा सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन था, आई होप। और ये क्या था, उसके लिए डेरिवेशन था कि नंबर ऑफ एटम इन क्यू कितने होंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।